नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर पालिका शिवालिक नगर में 50 दिन 50 काम अभियान आयोजित किया गया, जिसमें टिहरी विस्थापित पंचवटी पार्क की सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ हुआ। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने मई तक पंचवटी पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा करने के आश्वासन दिए। ये बाद में जो छोटे काम है नहीं, ये 50 दिन 50 काम मैंने अभी बोला भी है कि ये ना तो हमारे पहले काम थे ना आखिरी काम। हम निरंतर प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं। नगर पालिका शिवालिक नगर का रिकॉर्ड है कि ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन कोई ना कोई काम ना हुआ हो। 50 दिन 50 काम हमने अपने स्वयं के लिए एक चुनौती के रूप में रखा था कि क्या हम 50 दिन तक बिना रुके बिना थके अनवरत लगातार काम कर सकते हैं। और आज वो संकल्प की सिद्धि पूरी हुई और हम उसमें सफल हुए और इसके लिए हम सब लोग संतोष के भाव हमारे चेहरों पर हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां जेईई की परीक्षा भर्ती घोटाले में फंसे बीजेपी मंगलौर ग्रामीण के पूर्व मंडल अध्यक्ष और मोहम्मदपुर जट के प्रधान संजय धारीवाल को एक और झटका लगा है। आपको बता दें कि उन्हें गांव में नहीं मिलने के चलते प्रधान के अधिकार को सीज कर दिया गया। साथ ही उप प्रधान को अब अधिकार दे दिया गया है। अब वहीं गांव की बागडोर संभालेंगे। वहीं परीक्षा भर्ती घोटाले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का नाम आने के बाद बीजेपी ने किनारा कर लिया। 23 जनवरी को उनसे त्यागपत्र ले लिया गया है। वहीं रुड़की के नगला कुडबा गांव में बीते दिन प्रेम विवाह को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में पीएससी की तैनाती करनी पड़ी थी। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उसके घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप लगाए थे। बता दें कि एक युवती ने दूसरी बिरादरी के युवक के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। वहीं लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की के पक्ष के लोगों के घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और डकैती के आरोप लगाए थे, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इसी क्रम में लड़की पक्ष के लोगों के परिजनों का कहना है कि उनकी ओर से कोई मारपीट, तोड़फोड़, डकैती नहीं की गई है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की गुहार लगाई है। तो मामला तो जो लड़की को उनसे घर से लेके और फिर मैं वादा करा 15 दिन का, तब जिस टाइम परेशान हो गए मैं, और लड़की नहीं थी। फिर उन्होंने कहा आ जाओ बातचीत करेंगे। उनने वहां जाकर बोलना चालू हुई। लड़ाई भिड़ाई कुछ नहीं हुई, ना कोई उनका औरतों का लगा रखा आरोप, न वो आरोप है, कुछ नहीं है जैसा। पुलिस प्रशासन तो मांग हुई जो हक होगा हक ही करेंगे, ना थोड़ा ही करेंगे। नहीं वो तो गलत है जी। लड़की का मामला जी, लड़की ले गए थे, जो फरीद लड़की ले गए थे उनके घर पर गए थे लड़की वाला। वहाँ जाकर उन्हें बोलचाल होगी, लड़की दे दो हमारी लड़की कुछ याद होगी, कुछ नहीं होने का। नहीं डकैती नहीं वहाँ दिन का मामला, सुबह पूरा गाँव वहाँ था, वहाँ तो और आदमी थे। डकैती नहीं होता, वहाँ बोलचाल है, जहाँ झगड़ा होगा तो वहाँ जाना, वहाँ डकैती का मामला नहीं होता जी। आरोप लगा रहे डकैती कह रहे हैं वो। हरिद्वार पुलिस का नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी सब के बीच हरिद्वार की गंग नहर पुलिस ने नशीले दवाओं की खेप के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्तों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाई बरामद की है, जिसके बाद आरोपियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
वहीं हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज सम्मान समारोह का आयोजन किया। बीजेपी के जिला कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी शिरकत की। महिला मोर्चा ने हरिद्वार में कला, साहित्य और समाज सेवा में बेहतर कार्य करने वाली 20 महिलाओं को सुषमा स्वराज सम्मान से नवाजा। सांसद निशंक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत काम किया है। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र तक महिलाओं के लिए तमाम जनकल्याणकारी योजना चल रही है। इसके साथ ही साथ सांसद निशंक ने पूर्व सीएम हरीश रावत के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की चुटकी ली और कहा कि बहुत अच्छा है कि हरीश रावत अब हाथ जोड़ रहे हैं। महिलाओं ने अपने क्षेत्र विशेष में बहुत अहम काम किया है और उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। आज देखिए 20 लोगों ने जिन्होंने अलग अलग कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विभिन्न निर्माण के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है, उन सभी ऐसी श्रेष्ठतम महिलाओं को आज सम्मान यहाँ पर दिया गया है। हरिद्वार के भादराबाद में कांग्रेस नेता ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता दत्ताराम चौहान ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, अंकिता हत्याकांड जैसे अपराध हो रहे हैं, उसके बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है और उत्तराखंड में एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता यूके SSSC की भर्ती परीक्षाओं और विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य मंत्रिमंडल सदस्यों और पदाधिकारियों को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार यहाँ पर आई है, त्राही मच रही है। आप न नीता हत्याकांड देखा, आप न विनोद आर्य न मतलब कि वहां पर कितना बुरा मतलब कि जो तुम उसके साथ कांड किया है उन लोगों ने। दूसरा, महंगाई इतनी है कि त्रस्त है दुनिया, और मुद्दे तो हमारे पास बहुत है। अब महंगाई तो है ही, अनिता हत्याकांड है, उसके बाद ये जो भर्ती घोटाला हुआ है, अब तक उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा सरकार क्या कर रही है। और वहां जो धरना प्रदर्शन किया है, लोगों ने उन पर लाठी चार्ज किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर अब चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा उत्तराखंड का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी भी मौजूद हैं कार्यक्रम में और संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। समय तक जिन्होंने क्षेत्र रुद्रप्रयाग केदारनाथ की भूमि से प्रतिनिधित्व किया, बहन आशा नौटियाल जी, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा आदरणीय दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, प्रदेश महामंत्री और महानगर की प्रभारी बहन गीता रावत जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सुखसी अर्जना बागड़ी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और इस कार्यक्रम की संयोजिका सुश्री रुचि भट्ट जी, और कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, संचालन करने वाली बहन पूनम जी एवं मंचासीन सभी हमारे सभी हो गए मंचासीन और मेरे सामने बैठे हुए। अब मैं नाम लूं तो मैं नाम सबका जानता हूं, मधु जी ना, बहुत लोगों का जानता हूं, सबका नहीं भी जानता हूंगा। तो क्यों विनोद दीदी? हाँ, वो तो रात में रुके थे वहां। सभी सभागार में उपस्थित हमारी सभी आदरणीय बहनें, सभी मातृशक्ति और जिनको आज सम्मानित किया जाना है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में निश्चित रूप से विशिष्टताओं को प्राप्त किया है,
सभी पधारे हुए हमारे सम्मानित जन और पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की समस्त आशा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज बहुत शानदार कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया और जिनको आज सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, उन सभी को भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज ऐसी महान शख्सियत के नाम पर मुझे महिला शक्ति को सम्मानित करने का मौका मिल रहा है, और जिनके बारे में हमसे पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने और विशेषकर से दीप्ति जी ने और सांसद जी ने और आशा जी ने बहुत सारी बातें यहां से बताई और इन सभी लोगों को उनको नजदीक से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे भी बहुत पहले, भाजपा में आने से पहले, जब वो एक बार लखनऊ में आई थी, तब मुझे भी उनसे मिलने का, नजदीक से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनके बारे में कुछ भी कहना वो ठीक वैसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में तमाम सारे उच्च मानदंडों को स्थापित किया, सबसे कम आयु में मंत्री बनने की बात हो, मुख्यमंत्री बनने की बात हो, अनेकों और, चाहे विदेश मंत्री के रूप में या विपक्ष के नेता के रूप में या संस्कृत में भाषण देने की बात हो, उन सभी पर उन्होंने एक ऐसा अध्याय खड़ा कर दिया, एक ऐसा इतिहास बना दिया कि वास्तव में हम सब लोग कहीं न कहीं अपने जीवन में उसको पाथे को लेते हैं। और सुषमा जी जहां एक और भारतीय मूल्यों और शालीनता की प्रतिमूर्ति थी, वहीं उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में भी उच्चतम जो व्यक्तिगत आदर्श थे उनको स्थापित किया था। और राजनीति की एकमात्र वो अजात शत्रु महिला नेता थी और भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक। सुषमा स्वराज भले ही आज दीदी आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु जब भी उनकी जो ओतपूर्ण वाणी और उसमें से जिस प्रकार के शब्दों का भंडार निकलता था, वो ऐसा लगता था कि मानो किसी सरस्वती के रूप में आकर मन रूपी जो बीड़ा के तार हैं वो किसी ने तार छेड़ दिए। इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था और ऐसा लगता था कि जब वो बोलती थी तो बोलते ही रहें और हम सुनते ही रहें। अनेकों अनेकों उनके ऐसे भाषण हैं और संसद में भी अपने विरोधियों पर वो चुटकुले अंदाज में और बहुत सदा हुआ जब बात करती थी, वो अपने आप में देखने लायक होता था। विपक्ष के नेता के रूप में जब उन्होंने विश्वास मत के विरोध में अपना भाषण किया था, तो मुझे याद है कि 1996 में जब उनका भाषण खत्म हुआ तो इतिहास पुरुष हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं उनकी पीठ थपथपाई थी उस समय। राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा अनेकों कार्य किए गए जो हमेशा हम सबको याद रहेंगे। और सच्चे अर्थों में नारी तो नारायण का जीता हुआ उदाहरण है। यह उन्होंने एक प्रकार से हम सबके सामने लाने का बहुत बखूबी तरीके से इस काम को किया। अनेकों बार उन्होंने पार्टी के लिए या भारत के लिए विदेशों में जाकर भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। एक बार यमन में फंसे हुए 5,500 से ज्यादा लोगों को बचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने उस समय निभाई।
और इस ऑपरेशन में भारतीय नागरिकों के साथ साथ 41 अन्य देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित रूप से उन सब के देशों को भेजने का कार्य किया गया। धारा 370 के बारे में भी जब वो लगातार वकालत करती रही और एक बार तो संसद में उन्होंने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक है। लोग कहते हैं बीजेपी सांप्रदायिक है क्योंकि वो धारा 370 खत्म करने की बात करती है। उन्होंने कहा भाजपा इसलिए सांप्रदायिक है कि वो कहती है कि जो कश्मीर से जो कश्मीरी विस्थापित हुए हैं उनको घर लौटाने की बात करती है, इसलिए जो है जो दूसरे दल हैं केवल विरोध के लिए भाजपा को सांप्रदायिक कहने का काम करते हैं। और उन्होंने कहा यही पैमाना है कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाना, उनके घरों तक पहुंचाना, उनको उस पीड़ा से मुक्ति दिलाना, तो हां मैं मानती हूं कि बीजेपी सांप्रदायिक है। उन्होंने इतने खुले मन से इस बात को स्वीकार किया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने 370 जो कश्मीर के अंदर से समाप्त हुई, जिस कश्मीर को बचाने के लिए देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, वह धारा 370 जब समाप्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ रहे थे तो उन्होंने जब वो इस दुनिया से अलविदा कह रही थी उससे पहले उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस धारा 370 को कश्मीर से समाप्त करने के लिए बधाई देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद किसी वक्ता ने अपनी बात शैली और वाणी की स्पष्टता से अमिट छाप छोड़ी तो उसमें हमेशा सुषमा जी को याद किया जाएगा। आज अनेकों कार्य जो सुषमा जी सोचती थी या उनके मानस पटल पर चलते थे या जो विजन हमारी मातृशक्ति के लिए देखती थी, भारत के लिए देखती थी, उन सबको आज आगे बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे अनेकों योजनाएं देश के अंदर चल रही हैं। घर घर में शौचालय बनाने का काम हो, हर घर में आज जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम हो, या सभी बहनों को जिनके बैंकों में खाते नहीं होते थे उनको खातों से जोड़ने का काम भी आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में मातृशक्ति आगे आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना लेकर आए। आज देश के अंदर चारों तरफ मातृशक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई अपने भाई के रूप में, कोई अपने पिता जैसा, कोई अपने बेटा जैसा, हर कोई उनको एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में देख रहा है। विशेषकर से मातृशक्ति, क्योंकि इस क्षेत्र में काम किया गया है। और उन्हीं सबको लेकर आज हमने भी उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति को मिले उसका प्रावधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना, पोषण अभियान योजना, लखपति दीदी योजना, अभी तमाम सारी मातृशक्ति को आगे लाने के लिए हमारे स्वयं सहायता समूह, हमारे अनेक स्वयंसेवी संगठन जो मातृशक्ति के क्षेत्र में काम करते हैं। अभी बहन पूनम ने बताया कि मैं तिवाड़ गांव में, दीदी बैठी है यहां पर, विनोद दीदी, तो इन्हीं का गांव है वो। तो मुझे नहीं पता था कि इनका गांव है। जब मैं वहां गया तब मुझे पता लगा कि दीदी का गांव है। और उस गांव की सभी मातृशक्ति ने, सभी माताओं ने, बहनों ने जिस प्रकार का स्नेह प्रदान किया, मैं अभिभूत हूं वास्तव उनके प्रेम को देखकर। अब मैं तो गया इसलिए था कि देखने की, चूंकि आने वाले समय में जो राज्य की बहुत बड़ी आर्थिकी, बहुत बड़ा हमारे रोजगार का एक साधन बनने वाला है, वो हमारा होम स्टे है। और मैंने ये प्रयास किया है
कि पिछले दिनों के मैं पौड़ी जनपद में गया था, तो वहां मैं रावत गांव में गया। वहां भी मैंने ये सोचा कि रोज हम तो गेस्ट हाउस में यहां वहां इतने सालों से रहते ही आ रहे हैं घरों में। अब देखते हैं जो हमारी मातृशक्ति ने नया काम शुरू किया है, बड़ी हिम्मत के साथ काम शुरू किया है। इस काम को थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए, उनका प्रोत्साहन होना चाहिए, और रात में जाकर वहीं रहे, उनके बीच में रहे। तो बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, लगन से उन लोगों ने, सभी लोगों ने आज इन कामों को आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से आप सब भी कभी होम स्टे में जाकर रहेंगे, अगर आप लोग नहीं रहे हैं तो आपको लगेगा कि एक अलग प्रकार का अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है। आप अपने घर का जैसा अनुभव वहां पर कर रहे हैं। और वहां जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, वहां की जो विरासत है, वहां की संस्कृति है, वहां का रहन सहन है, उस सबसे बहुत नजदीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आज अनेकों क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें होम स्टे को बढ़ा रही हैं। होम स्टे के क्षेत्र में भी हमने प्रयास किया है। स्टार्टअप हम नए अपने बजट में प्रावधान कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी धनराशि का, कि जो मातृशक्ति आगे आना चाहती हैं उनको आगे लाने के लिए हर प्रकार से सरकार उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले वर्ष अल्मोड़ा के हवालबाग में गया था। हवालबाग में एक बड़ा इंक्यूबेटर का सेंटर चल। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।